नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा जानते हैं आप लोग, हम लोग लूसेंट सीरीज शुरू कर दिए हैं। लूसेंट सीरीज में हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर का जो तो हम लोग पढ़ चुके थे, जो हम लोग को राज्य, राजधानी और मुद्रा जिसका हम लोग याद किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफी में। अब हम लोग को पढ़ना है पॉलिटी में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे इसके पिछले वीडियो में। अब हम लोग को पढ़ना है कहाँ से, तो हम लोग यहाँ से पढ़ना है देशी रियासतों का भारत में विलय। इससे पहले जो है हम लोग यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देशी रियासतों का भारत में विलय। तो ध्यान दीजिएगा, रियासत, जो देशी रियासत हुआ, देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था, इन्हीं को बनाया गया था, रियासती मंत्रालय बनाया इन्हीं को। और यही क्या कहते थे, देशी रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास किए थे। तो जूनागढ़ जो रियासत है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत, तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया भारत में। जो भारत में हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ये जो था ना, मिलना नहीं चाह रहे थे भारत में, तो ज़बरदस्ती जूनागढ़ रियासत जो था, वहाँ के पब्लिक जो था वो चाह रहे थे, इसीलिए उनको जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया। साथ ही हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर रियासत जो था, उसको विलय पत्र पर आप पता होगा कि हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद भारत में मिलाया गया था, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। देखिएगा, तो देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में, जो देशी रियासत हैं, भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन, ये जो थे, इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का और बीपी मेनन का, है ना। बहुत ज़्यादा भूमिका अदा किया रहा है। आगे देखा जाए तो हम लोग का आ गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो शुरुआत करते हैं। भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य, 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता होगा। दादर नगर हवेली दमन दीव के विलय के बाद राजधानी दमन हो गया था। ये कब? 26 जनवरी 2020 को इसका स्थापना हुआ। तो ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन कर दिया गया था। अनुच्छेद प्रथम शुरुआत करते हैं। अब हम लोग का शुरुआत हो चुका है यहाँ से। देखिएगा, भारत अर्थात इंडिया, भारत का नाम इंडिया है, राज्यों का एक संघ है। मतलब बहुत सारा राज्य मिलके, बहुत सारा 28 गो राज्य है ना जी, और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों का संघ बन के एगो भारत बना है। इसलिए कह रहा है कि राज्यों का एक संघ है। क्या है? अनुच्छेद 1 में कहता है भारत अर्थात इंडिया क्या है, तो राज्यों का एक संघ होगा। और देखिए, कह रहा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। पहली अनुसूची में क्या है, जो रखा गया है, वही होंगे भारत राज्य और उनके राज्य क्षेत्र। किस अनुसूची में? तो पहली अनुसूची में भी वही है, भारत राज्यों का संघ। देखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किया गया अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होगा। मतलब कि भारत के जितना भी राज्य क्षेत्र में अर्जित किया गया अन्य राज्य, ये सब क्षेत्र है, उसको क्या किया जाएगा, तो समाविष्ट किया जाएगा, मिलाया जाएगा अर्जित किया गया क्षेत्र को भी। तो अब हम लोग यहाँ तक अनुच्छेद 1 कंप्लीट हो गया। यह क्या था आप लोग देख लिए थे, भारत राज्यों का संघ है और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र को पहली अनुसूची में रखा जाएगा। ये अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया था। और भारत के राज्य क्षेत्र के अर्जित किया गया सब उसमें क्या किया जाएगा, समाविष्ट, मतलब मिला लिया जाएगा। अब आते हैं दूसरा अनुच्छेद में क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 2 में। तो भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या फिर उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की सके। तो संसद क्या कर सकता है, नए राज्यों को प्रवेश या फिर जो भी कर सकता है संसद ही करेगा। तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना का शक्ति कोई किसके पास है, संसद के पास है। वही क्या कर सकता है, तो उसको मिला सकता है, तो उसको बना सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, भारत की संसद की विधि जो है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो है वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश
और उनके स्थापना की शक्ति प्रदान किया गया, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं भाग 1 में कितना से कहाँ तक अनुच्छेद है। तो हम लोग पीछे देखे थे संघ और राज्य क्षेत्र जो भाग 1 है इसमें 1 से 4 तक क्या है, आर्टिकल है। दूसरा में नागरिकता है 5 से 11 तक है आर्टिकल। तीसरा में मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 है। तो यहाँ तक तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे भी ध्यान रखेंगे। तो अवली के 1 से 4 तक क्या देखे थे, 1 से 4 तक भाग 1 देखे थे, यहाँ पे देखे थे ना भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल। तो आर्टिकल 2 तक तो हम लोग देख लिए। अब आर्टिकल तीसरा भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा, नए राज्यों का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे तो नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्यों का प्रवेश किस में है, आर्टिकल 2 में। नए राज्यों का निर्माण काट कूट करके इधर से उधर नया राज्य बनाया जा सकता है, जैसे हैदराबाद से तेलंगाना किया गया। तो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में नामों का परिवर्तन भी संसद ही कर सकता है। किससे, तो विधि बनाकर। ये सब किसका हाथ में है, संसद का हाथ में है। तो राज्यों का निर्माण करना, राज्यों के क्षेत्रों की सीमा को कटा छटा के बड़ा छोटा करना, ये सब अनुच्छेद 3 में रखा गया है। और बाहर से प्रवेश किया जाए, मतलब सिक्किम जो था पहले भारत में नहीं था, उसको भारत में प्रवेश कराया गया। तो ये राज्यों का प्रवेश किस आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल नंबर 2 के अनुच्छेद 2 के तहत उसको मिलाया गया था। और नया राज्य मान के चलिए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। बड़ा राज्य है काट के 2 कर दिया जाएगा, तो राज्यों का निर्माण हुआ ना, एगो दूसरा। और राज्यों का क्षेत्रों की सीमा में वही कर रहा है बतिया। तो ये संसद कर सकता है। ये किस में लिखा है, आर्टिकल 3 में लिखा है, अनुच्छेद 3 में लिखा है। ठीक ना। आर्टिकल 4 उतना इम्पोर्टेंट ना है, आगे हम लोग को मिलेगा, देखते हैं। अभी हम लोग जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को देखेंगे। अब हम लोग को क्या देखना है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नागरिकता के तरफ, जो कि है अनुच्छेद 5 से 11 तक, है ना। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक अनुच्छेद है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ है। अब राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, भाषा के आधार पर, माने कहाँ पे कौन कौन सा भाषा है, उसी भाषा के आधार पर, सब जगह तो अलग अलग भाषा है भारत में। तो भाषा के आधार पर जो था राज्यों का पुनर्गठन उचित है या फिर नहीं है बनाना, राज्यों के आधार पर राज्य को बनाना क्या सही है कि गलत है, इसके लिए जांच करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया। ध्यान दीजिएगा फिर से कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या फिर नहीं है, इसकी जांच करने के लिए संविधान सभा ने क्या किया। संविधान जो सभा था उस समय, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त, मतलब जो छुट्टी पर थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एस.के. धर। कौन थे, एस.के. धर। एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। किसने की, राजेंद्र प्रसाद ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में, इनके निगरानी में एस.के. धर जो थे कौन थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे न्यायाधीश एस.के. धर। कौन थे, एस.के. धर कहाँ के, कलकत्ता दे देगा, इलाहाबाद, मद्रास कुछ। तो आप ध्यान रखिएगा, जो एस.के. धर जो थे वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के छुट्टी मतलब अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एस.के. धर, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया गया एस.के. धर के अध्यक्षता में ही, और राजेंद्र प्रसाद ये सब कार्य करवाए थे। इस आयोग ने, एस.के. धर आयोग ने थे, जो एस.के. धर आयोग था, इस आयोग ने भाषा के जो आधार है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मतलब बनाना, राज्य को बांटना बनाना, इसके विरोध किया। इसने क्या किया, जो एस.के. धर आयोग था, इसने राज्यों के आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। क्या किया, विरोध किया। और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया, और कहा कि भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम लोग राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, इसमें समर्थन किया। ठीक ना, एस.के. धर आयोग ने। ठीक है ना। तो प्रशासनिक सुविधा पर उन्होंने समर्थन किया, और भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया, तो रिजेक्ट किया इस बात को। आगे देखा जाए, धर आयोग, वही एस.के. धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए, माने जो निर्णय एस.के. धर आयोग ने दे दिया है, अब उसके बारे में हम लोग सोच विचार करेंगे क्या सही है कि नहीं। तो कांग्रेस कार्य समिति जो था उस समय, कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में, जयपुर अधिवेशन जो हो रहा था उस समय, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था,
तो जयपुर में हो रहा था। तो जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हो गए और पटाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया जयपुर में, है ना। कांग्रेस की कार्य समिति अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पटाभी सीतारमैया हैं, ये 3 हैं। और इन्हीं की एक समिति गठन किया गया कि इसके दर सही है कि नहीं, इसके निर्णय आपको क्या लगता है सही, इसको पास किया जाएगा कि जो कह रहे वही सही है। तो ये जो तीनों आदमी थे, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने भी क्या कर दिया, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया इस समिति ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो कांग्रेस कार्य समिति था उसमें जयपुर अधिवेशन में किया गया था, ये जयपुर अधिवेशन ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल, सीतारमैया का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। क्या कर दिया, खारिज कर दिया। ठीक है ना, नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया, जिनको बोला जाता है जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया, है ना, ये जो हो गया हमारे पटाभी सीतारमैया, पी से हमारे पटाभी सीतारमैया, ये तीनों को बोला जाता है जेबीपी समिति। इन्होंने भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और एसके धर भी तो खारिज कर दिया गया था। एसके धर बनाने वाले कौन थे, तो वही इलाहाबाद के जो न्यायाधीश थे एसके धर, जो अवकाश प्राप्त थे। और उनको लाया कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, राजेंद्र प्रसाद लाए थे बनाने के लिए। तो देखिएगा जेबीपी समिति ने भी क्या कर दिया, तो उसको खारिज कर दिया भाषा के आधार पर। समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास जो राज्य है, मद्रास राज्य नीचे जो तमिलनाडु के पास, मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने, वहाँ के जो तेलुगु बोलने वाले मतलब कि जो पब्लिक थे तेलुगु भाषी, उन्होंने पोटी, वहाँ पे थे पोटी श्री रामुल्लू। कौन थे, पोटी श्री रामुल्लू एक नाम है वहाँ के। उन्होंने जो था इस पे आंदोलन शुरू कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर होगा, ठीक ना, संवैधानिक आधार पर जो है नहीं होगा। ठीक है ना, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं होगा, भाषा के आधार पर होगा। किसने आंदोलन शुरू कर दिया, तो पोटी श्री रामुल्लू ने, तेलुगु भाषियों जो थे ये भी, तो पोटी श्री रामुल्लू ने क्या कर दिया, वहाँ पे आंदोलन शुरुआत कर दिया मद्रास राज्य में, है ना, कि जेबीपी समिति जो है हम लोग को भाषा के आधार पर नहीं बना रहा है। भाषा के आधार पर बनाने के लिए पोटी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन बैठ गए, ठीक ना, और 58 दिन के आमरण अनशन बैठे थे। क्वेश्चन पूछता है कितना दिन तक पोटी श्री रामुल्लू आमरण अनशन पर बैठे थे भाषा के आधार पर, मतलब मद्रास में ऐसी बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए। तो 58 दिन तक बैठल रह गए थे आमरण अनशन पर, मतलब कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, 58 दिन तक। अब बताइए इतना दिन तक कोई जिएगा। तो क्या हुआ, 58 दिन तक तो बैठ गए थे आमरण अनशन पर। 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। अब 58 दिन तक बैठे रहेंगे तो मृत्यु तो होगा ही होगा। अब मृत्यु, श्री रामुल्लू की मृत्यु कब हुई थी, पोटी श्री रामुल्लू की मृत्यु जो है 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद। तो याद रख लीजिएगा, इनका मृत्यु तो 58 दिन पे हुआ था। हुआ कब था, तो 15 दिसंबर 1952 में हुआ था। 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू, रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दिया। अब जब मर गए ना रामुल्लू 15 दिसंबर 1952 में, तो पूरा हल्ला हो गया, पूरा इधर उधर क्या बोलते हैं, आंदोलन शुरू करने लगा, मतलब पूरा एकदम हल्ला हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या हो गया, अब तो मानना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जो नेहरू उस समय थे, उनको मानना पड़ा, बोले कि चलो ठीक है, एगो को राज्य को हम लोग भाषा के आधार पर गठन कर देते हैं। तो रामुल्लू उस समय मर गए थे। मरने के बाद ये मान गए, कौन, प्रधानमंत्री नेहरू। जेबीपी समिति में थे ना प्रधानमंत्री नेहरू, तो ये जो थे प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के। तो तेलुगु भाषी जो थे उस समय के, तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। अब यहाँ से हम लोग को सबसे देखिए पहला हुआ 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया सबसे पहले। किस भाषाई आधार पर, किस आधार पर, तो भाषाई आधार पर
आंध्र प्रदेश का गठन पूछता है किस राज्य का गठन सबसे पहले भाषाई आधार पर किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का। और किसके कारण, तो यही पोटू श्रीरामुलु जो 58 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे थे। 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए राष्ट्र प्रधानमंत्री नेहरू को क्या होना मानना पड़ा तेलुगु भाषी को, और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। 1 अक्टूबर 1953 को पूछता है कि आंध्र प्रदेश का जो है गठन कब किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। और पोटी श्रीरामुलु मरे कब थे, 15 दिसंबर 1952। तो दोनों को याद रखना जरूरी है कि नहीं है, एकदम जरूरी है। 58 दिन तो सबको याद रहेगा। 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई, 15 दिसंबर 1952 को। और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हो गया, आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया गया, तो भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1953 को ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल हुआ करती थी। बताइएगा, जब भाषा के आधार पर गठन किया गया था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुई थी, तो करनूल हुआ करती थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुई करती थी, तो उस समय करनूल 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 हुआ करती थी, करनूल हुआ करती थी, है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय, करनूल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, करनूल हुआ करती थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे, अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन करने वाला जो आयोग बैठाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष बनाया गया था फजल अली के। किसे बनाया गया था, फजल अली को। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, राज्य को पुनर्गठन की करने का जो आयोग, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, फजल अली थे। कौन थे, फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू। इसके अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पाणिक्कर, और फजल अली तो अध्यक्ष थे ही थे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन थे, जेवीपी समिति नहीं, वो अलग है। ये जो आयोग बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे अध्यक्ष, फजल अली। और भी सदस्य कौन कौन थे, तो हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पाणिक्कर थे। हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार के.एम. पाणिक्कर थे। तो हृदयनाथ कुंजरू हो गए, सरदार के.एम. पाणिक्कर हो गया, फजल अली इसमें अध्यक्ष थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था, इसमें 3 आदमी को, फजल अली, पाणिक्कर और कुंजरू। फजल अली, कुंजरू और पाणिक्कर। फजल अली हमारे अध्यक्ष थे, कुंजरू हमारे हो गए, पाणिक्कर हो गए, है ना। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था जुलाई 1956 में पास कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। यहाँ से पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, इसमें 3 व्यक्ति कौन कौन थे, तो फजल अली थे, पाणिक्कर थे, कुंजरू थे। इसमें अध्यक्षता कौन किया था, तो फजल अली अध्यक्षता किए थे। और इसको जो है पास कब कर दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग को पास कर दिया गया, तो 1956, जुलाई 1956 में इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया अधिनियम को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को क्या कर दिया गया, जुलाई 1956 में पास कर दिया गया। इसके अनुसार भारत में 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो था वो जुलाई 1956 में पास किया गया। उसी के हिसाब से 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब, तो जुलाई 1956, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953 में गठित हुआ था। गठित मतलब इसको बनाया गया था, लेकिन पास किया 1956 में अधिनियम को, जुलाई 1956 में पास किया। गठित कब हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था 1953 में गठित किया गया था। उसी समय जो ये सब कांडवा जब हो रहा था, उसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया था, गठित किया गया था। और 3 साल के बाद इसको जो है, इसका अधिनियम जो था पास किया 1956 में, जुलाई 1956 में इसको पास किया राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नवंबर 1954 का बात है। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां, फ्रांस का जो सरकार था अपनी जितना भी बस्ती था, जिसमें पांडिचेरी हो गया, यनम हो गया, चंद्रनगर हो गया, केरिकल हो गया, कराइकल बोला जाता है, ये सब भारत को सौंप दिया। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने क्या कर दिया, अपनी सभी बस्ती जो था भारत को सौंप के मतलब क्या कर दिया, तो 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बताइए, फ्रांस ने जो है
अपनी सभी बस्तियां कब सौंपी थी भारत को? तो नवंबर 1954 में आके देखिए सौंपा हुआ है। आज़ादी के कितना साल के बाद, 6-7 साल के बाद जो है फ्रांस सौंपा हुआ है। लेकिन अभी भी पुर्तगाल वाला नहीं, सब बैठल है पुर्तगाल वाला अभी भी भुकड़ी मार के। आगे मिलेगा देखिएगा। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियाँ पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, करिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया। सौंप तो दिया था 1954 में, हस्ताक्षर किया गया 1956 में। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर दिया गया। इन सभी को मिलाकर एक बना दिया गया पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र। इसलिए आप देखते हैं ना, पांडिचेरी एक जगह नहीं है। पांडिचेरी जो है यह भारत हो गया ना, पांडिचेरी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। पांडिचेरी देखने को मिलता है आपको, है ना, 3 जगह। तो यही जो है कहीं कहीं पे था फ्रांस की जो बस्ती था पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, करिकल, इसी को मिला के ना पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। राज्य क्षेत्र मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश अभी का जो है बनाया गया है पांडिचेरी को, है ना। पुडुचेरी बोला जाता है, जो कि पांडिचेरी पुडुचेरी है ना। तो ध्यान में रखिएगा 1954 में फ्रांस ने नवंबर 1954 में सौंप दिया था और 28 मई 1956 में मतलब 2 साल के बाद उस पर हस्ताक्षर करके वहाँ से अलविदा हो गए, है ना, फ्रांस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार 1961 को, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया था। देखिए गोवा 1861 तक भी पुर्तगाली अभी तक नहीं छोड़े हुए हैं भारत में। 1954 में तो छोड़ दिया फ्रांस, 1956 में साइन करके निकल गया। भाई जो है पुर्तगालिया सब अभी 1961 तक बैठा है घुकड़ी मार के, सांप बन के। 18 दिसंबर 1961 को क्या किया भारत सरकार ने कि गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध में कार्रवाई कर दिया और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कार्रवाई किया गया, उसको हटाने भगाने सब के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को प्रथम प्रविष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। देखिए गोवा, दमन दीव को भारत का मिलाया गया 12वां संविधान संशोधन करने के बाद। ध्यान रखिएगा, पहले गोवा, दमन दीव भारत में था नहीं था। 12वां संविधान संशोधन करके ना उसको अंदर मिलाया जाएगा भारत में, ऐसे तो नहीं मिलाया जाएगा, कोई भी संशोधन होगा तो 12वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद गोवा, दमन दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया गोवा, दमन दीव को 12वां संविधान संशोधन करने के बाद। ध्यान रखिएगा 12वां संविधान संशोधन किस लिए है? तो गोवा, दमन दीव को मिलाने के लिए है। अब जो है पुर्तगाली कब तक थे? तो 1961 तक थे। 1961 में भागे थे पुर्तगाली और 54 में भाग गए थे फ्रांस, साइन किए थे 1956। ठीक है, चलिए। और वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान समय में भारत में 28 गो राज्य और 8 गो क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र है। 28 गो राज्य है और कौ गो संघ राज्य क्षेत्र है? 8 गो संघ राज्य क्षेत्र है अभी फिलहाल में। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। चलिए, क्षेत्रीय परिषद क्या होता है देखते हैं दोस्तों। भारत में 5 गो क्षेत्रीय परिषद है। कौ गो है? 5 गो क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन जो था राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करते हैं? क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अभी तक कौ गो भारत में क्षेत्रीय परिषद है? 5 गो क्षेत्रीय परिषद है। और गृह मंत्री जो है, केंद्र के गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति ही इन्हीं के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्री, जो केंद्र का मंत्री होगा वही क्या होगा? मनोनीत केंद्रीय मंत्री जो होगा वही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा। क्या होगा? मनोनीत केंद्रीय मंत्री जो भी होगा वो भी क्षेत्रीय परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होता है, जिसको मनोनीत कर दें, गृह मंत्री चाहे राष्ट्रपति, है ना। तो संबंधित राज्यों के भी मुख्यमंत्री जो हैं, जितना भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है ना, ये हर साल बदलता रहता है, हर साल बदलते रहेगा, हर 1 साल पे बदल जाएगा, हर 1 साल पे क्या हो जाएगा? हर 1 साल पे वो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में क्या करती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्षेत्रीय परिषद तो 5 गो क्षेत्रीय परिषद है भारत में, और इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी कर दिया जाता है केंद्रीय मंत्रियों को, किसी भी अध्यक्ष को, है ना। और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वहाँ के उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री वहाँ के क्या रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, जिस राज्य में होगा, है ना। जो प्रतिवर्ष क्या रहेगा, बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्षेत्रीय परिषद। कौन भूमिका निभाता है केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने में, तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने में जो है क्षेत्रीय परिषद क्या रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। देखिए क्षेत्रीय परिषद जो है ना, ये क्षेत्रीय परिषद को 1956 में ही राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही इसको स्थापित किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम हुआ था ना जी, आपको याद होगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम हम लोग कहाँ देखे थे, यहाँ पे देखे थे। 1956 में अधिनियम पास किया गया था, है ना। तो वही देखिए कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, क्षेत्रीय परिषद को भी। और ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब जो संविधान में रहेगा, नहीं, वो संविधान में नहीं है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब ये संविधान से इसको बनाया नहीं गया है, संविधान में इसका चर्चा नहीं है। ये सांविधिक है। क्या है, सांविधिक है। ये विधि बना के इसको अलग से इसको रखा गया है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्षेत्रीय परिषद संविधान में है, नहीं है, उसको अलग से सांविधिक मतलब जोड़ा गया है। तो देखिए संविधान में जो पहले से रहता है वो हमारा हो जाएगा संवैधानिक, और जो सांविधिक रहेगा तो विधि बना के उसको संविधान में जोड़ा जाता है, तो हमारा हो जाता है सांविधिक निकाय। तो क्षेत्रीय परिषद हमारा क्या है, सांविधिक निकाय, इसको अलग से जोड़ा गया है 1956 में, है ना। 1956 में क्षेत्रीय परिषद जो है, और ये क्षेत्रीय परिषद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के समय ही उसको उसी के तहत स्थापित किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था, आयोग था, उसी के तहत स्थापित किया गया था क्षेत्रीय परिषद को। ध्यान रखिएगा 1956 में। और ये कैसा है, तो ये सांविधिक है, न कि संवैधानिक है। ठीक है, देखिएगा 5 गो हम लोग क्षेत्रीय परिषद देखने वाले हैं। 5 गो देखे थे ना जी, ऊपर 5 गो था यहाँ पे, 5 गो क्षेत्रीय परिषद। कौन कौन सा है क्षेत्रीय परिषद, चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो दूसरा हो गया, यहाँ तक है हम लोग का। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्र इधर वाला हो गया। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, जितना भी इधर साइड का हिस्सा है, ये हमारा उत्तर साइड का हिस्सा है, ये सब हमारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है ना। अब ये हमारा भारत ऐसे बना दिया जाए, ऐसे करके, तो देखिएगा ध्यान से, पंजाब हमारा यहाँ पर है, पंजाब हरियाणा यहाँ पर है, अरे चलो ना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान भी यहीं पर है, जम्मू कश्मीर ऊपर हो गया, लद्दाख भी ऊपर हो गया, चंडीगढ़ भी हमारा यहीं पे है, दिल्ली हमारा यहाँ पर है। तो सब हम लोग का यहीं पे है, तो हमारा उत्तर में ना होगा, उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आएगा ये सब। तो देखिएगा ये सब उत्तर क्षेत्र में हो गया। अब आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब ये हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, मध्य प्रदेश बीच में है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे है। उत्तराखंड कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर में, सॉरी, उत्तर प्रदेश जस्ट उसके ऊपर में है। तो ये मध्य में आता है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड उत्तर में नहीं आता है, उत्तर में नहीं आता है, उत्तर में उत्तराखंड नहीं आता है। छत्तीसगढ़ हमारा इधर हो गया, छत्तीसगढ़, ये सारा जो है उत्तराखंड को जरूर पूछेगा। मान लीजिए उत्तराखंड हमारा किस में आता है, उत्तरी क्षेत्र में कि मध्य क्षेत्र में, तो ये मध्य क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड को।
इधर वाला जितना भी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा जो है उत्तर में आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा उत्तराखंड, ये हमारा मध्य में आता है। कहाँ पे आता है? मध्य में आता है। यूपी हमारा, मध्य प्रदेश, यूपी हमारा, उत्तराखंड, और क्या है छत्तीसगढ़, इधर छत्तीसगढ़ है। ये हमारा चारों हमारा कहाँ पे आ गया? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। कहाँ पे आता है? मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। अब बताइए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद किधर होगा? तो पूरब साइड में होगा, इधर। तो देखिए यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे झारखंड है। ये जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये हमारा जो है किधर है? तो पूर्वी साइड में है। पूर्वी साइड में है ना जी। तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में देखिए कितना ढेर सारा आता है। पश्चिम मतलब इधर साइड का, है ना। तो देखिए गुजरात, सबसे पहले ये हमारा गुजरात हो गया। महाराष्ट्र, नीचे का महाराष्ट्र हो गया। गोवा, नीचे गोवा है उसी के। दमन दीव, दमन दीव हमारा जो है यहीं पे है, गुजरात के नीचे। दादरा नगर हवेली सब यहीं पे है, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। मतलब ये वाला हिस्सा जो है सारा का सारा हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा 4 को देख लिया। अब हम लोग को देखना है दक्षिणी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य, सब देख लेंगे ना हम लोग। तब नीचे वाला बाकी है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। देखिए दक्षिणी मतलब नीचे वाला हिस्सा में देखिए आंध्र प्रदेश किधर है? हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना भी हमारा यहीं पे है। केरल हमारा इधर है, और कर्नाटक भी हमारा यहीं पे है, और तमिलनाडु हमारा इस साइड में है। पुडुचेरी भी हमारा यहाँ पे है, 3 गो छोटा छोटा। मतलब इस साइड का हिस्सा जो भी है ये हमारा जो है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आता है, ध्यान रखिएगा। बस फंसने वाला है वो हमारा उत्तराखंड फंस रहा है। मध्य में आता है उत्तराखंड, है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये हमारे मध्य क्षेत्र में आता है। इन्हें कि उत्तर में मत मान दीजिएगा उत्तराखंड को। चलिए, जाहिर सी बात है, यहाँ तक हम लोग 5 को तो हम लोग याद कर लिए। अब देखिए इसका मुख्यालय भी तो होगा। अब क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है, देखिए भारत में गठित जितना भी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय देखते हैं, ठीक है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे होगा? जो बड़ा बड़ा शहर है उसी में ना होगा, जाहिर सी बात है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हम लोग देखे थे, यहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्र था नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में रखा गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र बताइए कहाँ रहेगा? तो मध्यवर्ती इलाहाबाद जो है, प्रयागराज। तो यहाँ पे था उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, है ना जी। तो छत्तीसगढ़ भी था क्या? अच्छा हाँ, छत्तीसगढ़ भी है। देखिए मध्य में छत्तीसगढ़ भी है, मध्य में छत्तीसगढ़ है। इसको इन्हें के पूर्व में मत भेज दीजिएगा, मध्य में छत्तीसगढ़। देखिए तो सबसे बड़ा वहाँ पे प्रयागराज है, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है यूपी का इलाहाबाद जो है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इधर साइड में कोलकाता सबसे बड़ा है, तो कोलकाता हो जाएगा। पश्चिमी में कौन है? मुंबई सबसे बड़ा है, तो मुंबई हो जाएगा। और दक्षिणी में चेन्नई सबसे बड़ा है महानगर, तो ये चेन्नई हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको 5 गो क्षेत्रीय परिषद के बारे में, जो कि भी कब हुआ था? 1956 में, है ना, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम का स्थापित किया गया था, उसी के तहत क्षेत्रीय परिषद का भी गठन कर दिया गया था। ये सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय, ठीक। चलिए अब देखते हैं ये क्या है, पूर्वोत्तर परिषद। देखिए क्या होता है पूर्व उत्तर। पूर्व का मतलब हो गया हमारा ये, और उत्तर का मतलब हो गया ये, और पूर्वोत्तर मतलब हो गया ये। इधर का जितना हिस्सा वगैरह पूर्वोत्तर में आता है। कहाँ गया जी? देखिएगा इसका जो गठन है पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है संसदीय अधिनियम, संसद का जो है अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद जो है इसका गठन संसदीय अधिनियम था पूर्वोत्तर परिषद। इसी अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए पूर्वोत्तर परिषद ये अलग है ना, ये जो है क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है, ये पूर्वोत्तर परिषद हमारा अलग है। और इसका जो अधिनियम जो था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के 1971 लाया गया, जिसका इसका गठन किया गया था संसद में। कौन सा अधिनियम के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया? तो 1971 के अधिनियम के द्वारा, 1971 के अधिनियम के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का क्या किया गया था? गठन किया गया था। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। यह 8 अगस्त 1972 में क्या आया था? अस्तित्व में आया था। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया था। ध्यान दीजिएगा।
जो पूर्वोत्तर अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया और यह 8 अगस्त 1972 में जाके अस्तित्व में आया। अधिनियम था 1971, अस्तित्व में आया 8 अगस्त 1972 में। एक साल के बाद ये 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। कौन कौन सा देश, ध्यान दीजिएगा, ये भारत हो गया हमारा, ठीक। तो असम बीच वाला, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय यहाँ पे है, नागालैंड यहाँ पे है, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जितना भी इधर साइड ही का है सारा का सारा ये हमारा पूर्वोत्तर। अच्छा समझ गए। तो ये हमारा मान के चलिए पूर्वोत्तर परिषद में आता है, सारा का सारा पूर्वोत्तर राज्य आता है। पूर्वोत्तर राज्य भले यहाँ पे आता है पूर्वोत्तर, लेकिन इसको हम लोग पूर्वोत्तर राज्य मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे में है थोड़ा भारत। नहीं उल्टा बना दिया, है ना, ऐसे में है, समझ में आया थोड़ा सा। तो ये हमारा पूर्वोत्तर में आ जाता है, समझ में आया। तो पूर्वोत्तर परिषद जो है 19 ध्यान में रखिएगा। अब इधर का तो हम लोग स्टेट पढ़ लिए थे, लेकिन इधर का स्टेट बाकी था, तो अधिनियम 1971 लाया गया, पूर्वोत्तर परिषद का गठन करके उसको 1972 में उसको अस्तित्व में लाया गया। और ये सब जितना भी उधर का है राज्य क्षेत्र, उसको इसमें सम्मिलित किया गया था पूर्वोत्तर परिषद में। 1971 में आया था इसका अधिनियम, और इसको पास किया गया 1972 में, एक साल के बाद 8 अगस्त 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूर्वोत्तर परिषद कब गया, तो 8 अगस्त 1972 में इसको अस्तित्व में आया था, 8 अगस्त 1972 में। देखिएगा 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना था। सिक्किम भी था इसमें, देखिए यहाँ पे सिक्किम तो है ये है, लेकिन सबसे लास्ट में 8वां सदस्य बनाया गया। 7 गो तो सिक्किम नहीं ना आता है, 7 गो बहन जो बोला जाता है, तो पूर्वोत्तर राज्य में 7 गो राज्य है, ऐसे करके इसमें 7 में तो सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम यहाँ पे है, ऐसे करके। तो सिक्किम को जो है ना, ये 8वां सदस्य उसमें बनाया गया था पूर्वोत्तर परिषद में, ये 8वां सदस्य सिक्किम को भी उसी में रखा गया। तो इसको 1994 में जोड़ा गया था सिक्किम को कब जोड़ा गया था पूर्वोत्तर परिषद में, तो 8वां सदस्य बनाया गया सिक्किम को 1994 में, ठीक है ना। सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में 8वां सदस्य के रूप में उसको जोड़ा गया 1994 में। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के भी होते हैं, मतलब इसका भी जो कार्य है, पूर्वोत्तर परिषद का जो कार्य है वही कार्य है जो कि क्षेत्रीय परिषद का कार्य होता है, ठीक है। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन करने के बाद, वर्ष 2002 में इसमें अधिनियम में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम लाया गया, और इसमें संशोधन करने के बाद परिषद में क्या किया गया, संघटक राज्य का राज्यपाल, संघटक राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य और भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसमें क्या किया गया, संघटक राज्य का राज्यपाल रखा गया, मुख्यमंत्री रखा गया। 2002 में पूर्वोत्तर परिषद का अधिनियम लाने के बाद, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 2002 में लाने के बाद अब क्या किया गया कि ये संघटक राज्य का राज्यपाल बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, राष्ट्रपति का नाम निर्दिष्ट के 3 सदस्य और भारत के गृह मंत्री का सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में उसमें शामिल किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य में, और भारत के गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सदस्य के रूप में किसे, गृह मंत्री को शामिल किया गया। 2018 के पुनर्गठन के बाद, अब देखिए फिर 2018 में पुनर्गठन हुआ, उसके बाद गृह मंत्री जो पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। 2018 में बोल दिया गया कि गृह मंत्री क्या होंगे, तो पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष होंगे। पूर्वोत्तर परिषद के क्या होंगे, तो अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री जो है पूर्वोत्तर परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। 2018 के पुनर्गठन के बाद किया गया। और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है इसका विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे, इसका विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के राज्य मंत्री कौन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। विकास राज्य मंत्री जो होंगे, विकास जो होंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, वो राज्य मंत्री होंगे, वहाँ के उपाध्यक्ष। राज्य मंत्री हमारे उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होंगे हमारा।
तो हमारे अभी कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री? सॉरी, उस समय न थे जी। अभी कौन है? तो अभी हमारे हैं, अभी तो अमित शाह हैं गृह मंत्री। तो अभी पूर्वोत्तर राज्य के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। और वहाँ के राज्य मंत्री जो होंगे वहाँ के जहाँ के वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पुनर्गठन 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री जो बनाया गया वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष, ठीक है ना। और 8वां सदस्य बनाया गया सिक्किम को 1994 में, पूर्वोत्तर राज्य परिषद का 8वां सदस्य। और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 में लाया गया था और 8 अगस्त 1972 में इसको अस्तित्व में लाया गया, जिसमें सारा उधर के राज्य थे, सिक्किम भी था। सिक्किम को मतलब अभी था नहीं, अभी भी है। सिक्किम को तो जोड़ा गया, यहाँ पे इसलिए लिखा है कि सिक्किम को 1994 में जोड़ा गया था पूर्वोत्तर परिषद में, सिक्किम नहीं था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिक्किम को लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिक्किम उस समय नहीं था। सम्मिलित है कह रहा है, था नहीं कह रहा है, कह रहा है। अभी ना सम्मिलित है, सम्मिलित 1994 में किया गया था, बाद में इसको 8वां सदस्य को बनाया गया सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में। पहले कौ था? पहले 7 गो था, ये 8वां सदस्य है सिक्किम। चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखना है हम लोग को भारतीय नागरिकता, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, भाग 2 5 से 11 तक है। भारतीय नागरिकता 5 से 11 तक है, भाग 2 है ना। शुरू करते हैं भारतीय नागरिकता भाग 2 से अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आपको पता होगा भारत में एक ही नागरिकता चलता है, ही नहीं कि हमारा दूसरा नागरिकता, आपका दूसरा नागरिकता, 2 नागरिकता जैसे अमेरिका में है। भारत में कितना है? एक ही वो नागरिकता है, वो भी इंडियन, है ना। भारतीय नागरिकता जो है अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार, भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन सा, कब का? 1955, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय, देखिए कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में ऐसा बात लिखा हुआ है जिस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई बाहर भीतर का कोई भी इंसान जो है, उसको मान के चलिए उसको नागरिकता नहीं है, तो भारत में अगर उसको नागरिकता चाहिए तो उसको क्या क्या होना चाहिए जिससे उसको नागरिकता मिलेगा। सबसे पहले भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है तो उसका जन्म तो अगर मान के चलिए यहाँ भारत में हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने, अर्थात संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के लागू हो गया था। अर्थात ईस्वी को या उसके बाद, उसी दिन या फिर उसके बाद भारत में हुआ हो जिस व्यक्ति का जन्म, वह जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा। जन्म से भारत का नागरिक हो सकते हैं संविधान लागू होने के बाद, चाहे उसी दिन से। अपवाद में कह रहा है कि राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों को बच्चे छोड़ के, मान के चले विदेशी को या यहाँ बच्चा उखा दिया तो उनका यहाँ का थोड़े नागरिकता उसको मिल जाएगा, वो तो है कहीं और का। तो जो यहाँ का है वहीं के लिए कहा जा रहा है, जो यहाँ का आदमी है। हम लोग के बचपन ऐसा यहीं से जन्म हुआ है ना, बचपन में तो जन्म हम लोग का भारत में हुआ है, तो हम लोग बचपन से भी हो गए, जन्म से हम लोग क्या हो गए, मतलब भारत के नागरिक हो गए। हम लोग माता पिता यहीं के हैं, जो विदेशी के छोड़ के कह रहा है। चलिए, दूसरा नंबर में है वंश और परंपरा के द्वारा, और नागरिकता जो है वंश परंपरा, हम लोग का वंश जो चलते आ रहा है, वंश के हिसाब से भी हम लोग को नागरिकता मिलता है। वंश परंपरा के हिसाब से देखिए, हम लोग के दादा परदादा सब यहीं के हैं। तो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को पश्चात, मैंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति, कहाँ, भारत के बाहर अन्य देश में अगर जो जन्म ले रहा है और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर भारत का नागरिक, अब मान के चलिए संविधान बन गया और चल के वो अमेरिका में कोई बच्चा पैदा ले लिया, यहाँ का आदमी वहाँ गया था, बच्चा पैदा हो गया उसका, अब वो वहाँ का नागरिक थोड़ी कहलाएगा वो। अब यहाँ संविधान बन गया है 26 जनवरी 1950 के बाद, अब वो वहाँ भी भले जन्म लिया, लेकिन अब यहीं का नागरिकता उसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि नागरिकता के बाद वो जन्म वहाँ पे उसका हुआ है, उसका माई, उसका बाप यहाँ का है, और जन्म उसका कब हुआ, तो आज़ादी के बाद, आज़ादी बोल रहे हैं, अथी होने के बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद वहाँ पे उसका जन्म हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, ये वहाँ का नहीं कहलाएगा, वो यहीं का कहलाएगा, भारतीय का कहलाएगा। जन्म यहाँ का नागरिकता उसको मिलेगा, ठीक है ना।
तो वही वंश और परंपरा हमारा कहलाया। कहा है कि उसका माँ बाप कहाँ का वंश है, इसे यहीं पे उसका वंश है। तो यदि उसके जन्म के समय या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, माता में से या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो, तो वहाँ पे जन्म अगर हो रहा है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, चलिए अगर नोट में देखिए कह रहा है माता की नागरिकता के आधार पर, माता की नागरिकता, माता जो है, माता की नागरिकता जहाँ भी है किसी भी देश की, तो माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था कि माता की नागरिकता के हिसाब से उसमें उसका जो बच्चा जन्म लेगा उसका जो है नागरिकता, बच्चा का नागरिकता कहाँ का दिया जाएगा, तो जहाँ की माता का नागरिकता रहेगा, मान लीजिए भारत की माता है कोई और विदेश का कोई एथी है, हाँ, उसका बाप है, तो अगर ये औरत माता जो है भारत की है तो इसका जो है इसके हिसाब से उसको नागरिकता मिल जाएगा उसका बचवा को, भले वो उसका हस्बैंड कहाँ का है, कहीं दूसरे जगह का है, विदेश का है। तो वही कह रहा है 1992 में यह अधिनियम नया बनाया गया था 1992 में कि माता की नागरिकता के हिसाब से भी क्या मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। किसे, उस बच्चा को। 1992 में ऐसा अधिनियम बनाया गया था, उससे पहले नहीं था। माता के नागरिकता के आधार पर नहीं मिल रहा था, बस बाप के नागरिकता के आधार पर ही मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन 1992 में संशोधन करने के बाद उसको फिर से बोला गया कि नहीं, माता के नागरिकता पर भी बच्चा का नागरिकता दिया जाएगा। तो बताइए हम लोग में जो है सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तानी से शादी की है ना, उसका नागरिकता कहाँ का दिया जाएगा। तो 1992 में बाद का बात है, इसीलिए जो है उसका बच्चा को नागरिकता भारत का भी दिया जाएगा, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा भारत की है। और वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ के जो है वहाँ का जो है उसके हिसाब से पाकिस्तान वाला भी उसको नागरिकता दे देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में उसका हस्बैंड है। तो इस हिसाब से दोनों का जगह उस बच्चे का नागरिकता मिल जाएगा, कहाँ पे, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। आगे देखा जाए देशीयकरण तथा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण मतलब किसी देश का मिलाया जाए अपने भारत में, और मिला लिया गया तो उसको दूसरा नागरिकता थोड़े हो जाएगा। मान के चलिए कोई भी देश को मिला लिया हम लोग में और मिल गया तो भारत का नागरिक कहलाने लगेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि दूसरा नागरिक कहलाएगा। जब भारत में उसको मिला लिए पूरा तो सबको उसको देना पड़ेगा नागरिकता। तो देशीयकरण इसी को कहते हैं। भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए सिक्किम जो था ना, पहले भारत में नहीं था, सिक्किम को मिलाया गया, तो अब बताइए सिक्किम जो अलग देश था भारत में मिला दिया गया, तो अब वो हमारा क्या हो गया, भारत में सब भारत का नागरिकता उसको मिल गया, सभी जितना भी वहाँ के पब्लिक थे तो आराम से मिल गया। देशीकरण के हिसाब से इसी को कहते हैं। चौथा नंबर पंजीकरण तथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण करवा के भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भले कोई भी हो, किसी भी देश का। आपने आके भारत में रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि हम आपके नागरिकता लेना चाहते हैं, तो यहाँ के सरकार बोलेगा ठीक है, आप कागजात अपना लाइए और इतना दिन आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब आप यहाँ का नागरिकता मिलेगा। क्या क्या, चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने वाला, और तिथि से 6 महीना पूर्व से भारत में रहे हो, मतलब 6 महीना पहले से भारत में रह रहा हो, 6 महीना के बाद आके एप्लीकेशन लिखेगा, भारत सरकार को देगा कि हम आपका नागरिकता लेना चाहते हैं, अब 6 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, तब वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को भारत सरकार लेगा अपने पास और ले के रख लेगा। ठीक। दूसरा कह रहा है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, माने वे भारतीय हैं लेकिन भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, उसको भी क्या किया जाएगा, पंजीकरण के हिसाब से उसको नागरिकता दिया जाएगा। अगर तीसरा कह रहा है कि वे स्त्रियां, वे महिला जो है भारतीयों से विवाह कर चुकी है, जो महिला भारतीय लोगों से विवाह कर चुकी है, उसको भी भविष्य में या फिर भविष्य में भी विवाह करेगी, इस हिसाब से उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। भारत के लड़कों से अगर कोई महिला विवाह कर लेगी तो भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि विदेश में जाकर अगर शादी कर लेंगे किसी लेडीज़ से, तो वहाँ का नागरिकता हमको ऐसे ही मिल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा झमेला वाला बात नहीं है, बस शादी करना पड़ेगा। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अगर भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं
तो उनको भी भारतीय रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको क्या कर दिया जाएगा, तो नागरिकता दे दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रमंडलीय जो देश है, राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक जो भारत में रहते हो या फिर भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जो भी है भारत के नागरिक, जो भारत के राष्ट्रमंडलीय देश मतलब वैसे देश जहाँ पे ब्रिटेन शासन कभी ना कभी किया हो, उससे बोलते हैं राष्ट्रमंडलीय देश। बहुत सारा देश है, तो देखिए वहाँ का जो पब्लिक है अगर भारत में रह रहा है और सोच रहा है कि यहाँ का हमको नागरिकता मिल जाए, तो यहाँ पे नौकरी वोकरी भी कर रहा है, उस हिसाब से वो आवेदन पत्र देगा कि हम इतना दिन से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे नौकरी भी कर रहे हैं भारत में, तो सरकार को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपको नागरिकता सरकार दे देगी, भारत का नागरिकता। तो इतना सारा जो है इस हिसाब से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो है 6 महीना पूर्व भारत की नागरिकता रह रहा हो यहाँ पे, फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। दूसरा है कि भारत के बाहर रह रहे हैं और निवास कर रहे हैं, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा वे व्यक्ति। तीसरा है कि स्त्रियाँ जो है भारतीय विवाह से भारत के लोगों से विवाह कर चुकी है और भविष्य में विवाह करेगी, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे जो हो गए हैं उनको भी नागरिकता दिया जाएगा। राष्ट्रमंडलीय देशों में जो भी है यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वो आप एप्लीकेशन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब हमारा जो है नागरिकता प्राप्त करने का पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है भारत का। देखिए आगे कह रहा है भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि का जो विस्तार हुआ, देखिए यदि किसी नया भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, भूभाग मतलब देश हो गया, चाहे कुछ भी महाद्वीप हो गया, जो भी चाहे द्वीप हो गया, तो नया भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत में नागरिकता प्राप्त की नागरिकता दे दी जाएगी। वही सिक्किम जैसा ही मान के चलिए, जब भारत में मिला लिया गया सिक्किम को, तो सभी सिक्किम वासी को हम लोग क्या देना पड़ेगा ना, भारत का नागरिकता मिला लिया गया। तो आगे कह रहा है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अभी हम लोग 1955 देख रहे थे, भारतीय कहाँ गया जी, हाँ भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 देख रहे थे। इसके अनुसार से हम लोग अभी सब हम लोग पढ़ रहे थे कि जन्म से वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, और क्या क्या देखे थे हम लोग, देशीयकरण के हिसाब से देखे थे, पंजीकरण के हिसाब से ढेर सारा देखे थे, और हम लोग भूमि विस्तार के माध्यम से 5 तरह से देखे थे ना जी 1955 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा 5 तरह का देखे थे, ठीक ना। अब हम लोग को देखना है फिर से क्या किया गया, इसमें अधिनियम संशोधन किया गया। अब यहाँ पे क्यों संशोधन किया गया, काहे कि कोई भी आएगा 6 महीना रहेगा और 6 महीने के बाद बोलेगा हमको अपना नागरिकता दे दीजिए, तो थोड़ी ऐसा चलेगा। 6 महीना रह कर किसी को नागरिकता दिया जाए तब तो सब आके यहीं रहने लग जाएगा भारत में, और भारत के लोग कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए फिर से संशोधन किया गया। उस समय नया नया भारत बना था, तो वहाँ पे संशोधन को 6 महीने तक रखा गया था, क्योंकि पाकिस्तान कुछ जा रहे थे, कहीं वहीं जा रहे थे, तो ऐसा नियम बनाया गया था, आसान नियम। लेकिन अब फिर क्या किया गया कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। 1986 में भी एक संशोधन फिर से किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेके। कब, 1986 में। पहला 1955 में था, जो अभी हम लोग 5 को पढ़ चुके हैं। अब फिर 1986 में एक संशोधन किया गया भारतीय नागरिकता संशोधन को लेके। और देखिए इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किया गया, और पुरानका जो था 1955 ओकरा में संशोधन करके फिर से उसको नया नियम लागू किया गया। कब, 1986 में। इसी को बोलते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अब इसमें देखिए फिर से क्या क्या सुधार किया गया, तो वही तो डेटवा बढ़ा दिया जाएगा, थोड़ा हार्ड किया जाएगा। चलिए कह रहा है पहला में कहा गया, पहला लाइन, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। मतलब कि अब वैसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसका माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, उसी को दिया जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन करवाने के माध्यम से अगर चाहता है भारतीय नागरिकता प्राप्त करना, उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, भारत में कम से कम 5 साल तक निवास करना पड़ेगा। पहले तो 6 महीना था, बताए थे ना अभी, अब कम से कम बोल दिया कि 5 साल तक रहिएगा भारत में आके ना, जो भी करिए 5 साल तक रहिए, तबे जाके आपको मिलेगा यहाँ का नागरिकता। और रजिस्ट्रेशन करा के रहना पड़ेगा 5 साल। फिर 5 साल बाद बोलना पड़ेगा देखिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे 5 साल पहले, ये देखिए, और तब जाके आपको नागरिकता दिया जाएगा। यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का वोटर ID कार्ड सब बनाया जाएगा, है ना। तो 5 वर्षों तक निवास करना होगा।
पहले यह अवधि 6 महीना तक था, जैसे हम लोग ऊपर देखे थे 6 महीने तक था ना जी 1955 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन 1986 के अधिनियम के द्वारा इसको बदल के 5 साल तक कर दिया गया। तीसरा कह रहा है देशीयकरण, इसमें भी देशीयकरण किया गया, लेकिन देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति जो है कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। माने जो भी संबंधित व्यक्ति है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी दिया जाएगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी दिया जाएगा जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम कितना साल, तो 10 साल तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 साल तक थी देशीयकरण। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, देशीयकरण का अर्थ क्या हुआ, हम एक बार आपको फिर से देखिए। देशीयकरण का मतलब आप देश में रह रहे हैं और आपका चरित्र आपका बढ़िया है, भारत को लेके भाषा आपका सही है, तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भारतीय भाषा का अच्छा ज्ञान होना भी चाहिए। अन्य नागरिकता का त्याग, उसे अपने मूल देश का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा, जहाँ आपका वह रह चुका था पहले, वहाँ का छोड़ के भारत में रहना पड़ेगा। और पहले 5 साल तक रहना पड़ता था, उसको देशीयकरण दिया जाता था देशीयकरण के हिसाब से, मतलब आपके देश में हम रह रहे हैं, इसी को कहा जाता है देशीयकरण। समझ में आ रहा है ना। तो देशीयकरण जो था पहले 5 साल था, अब उसको हटा के 10 साल कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा, हम थोड़ा गलत दिशा में आपको समझा दिए थे ऊपर देशीयकरण को, तो यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। देशीयकरण देखिए कह रहा है भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ पे देशीयकरण का मतलब आप 5 साल तक रहना पड़ेगा आपको भारत में। वो उस समय का बात है, 1955 का बात है, लेकिन फिर संशोधन किया गया 1986 में। अब वही देशीयकरण को 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो देशीयकरण के हिसाब से मतलब देश में रहेंगे, अच्छा आपका स्वभाव रहेगा, उसका भाषा समझ में ठीक से रह रहे हैं, तब आपको फिर से क्या किया जाएगा, तो कम से कम 10 साल तक वहाँ पे आपको, कहाँ गया, नीचे है सॉरी, कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहना होगा, रह चुका हो, वही क्या कर सकता है, देशीयकरण के हिसाब से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले वह कितना था, 5 साल तक था, ठीक ना। 1955 में 5 साल तक था, 1986 में संशोधन जो हुआ उसमें 10 साल कर दिया गया। अब 10 साल रहिए देशीयकरण के हिसाब से, तब आपको मिलेगा। तो इस नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जो जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा, ठीक ना। ये जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है, ये जम्मू कश्मीर में और असम में भी, इसके साथ साथ भारत के सब राज्य में भी ये जो नियम है वो लागू होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं एक में, जम्मू कश्मीर में भी वही बात है, असम में भी वही बात है, सब जगह का वही बात है, ठीक है। इसी क्रम में तो आप समझ चुके होंगे, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नागरिकता का जो अंत है ये कैसे आप कर सकते हैं। अगर चाहिएगा भारत का नागरिकता का अंत हो जाए तो आप ये सब काम करिए, नागरिकता आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले नागरिकता का परित्याग खुद से कर दिया जाए कि हम अपना नागरिकता को परित्याग कर रहे हैं, यहाँ का नागरिकता को छोड़ रहे हैं। आपका नागरिकता ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, मतलब आपका नागरिकता हटा दिया जाएगा। आपके किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भी, अगर दूसरा देश का नागरिकता स्वीकार कर लिए तो इसका भारत का आपका नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर आप कोई अपराधी हैं, बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, तो आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा। नागरिकता जब छीन लिया जाएगा तो आपका मौलिक अधिकार भी सब खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। तो ये सब हिसाब से आप नागरिकता आप क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। देखिएगा कह रहा है जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई थी। जम्मू कश्मीर राज्य के जो विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर राज्य के कई मंडल है, विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने और वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य के अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में और राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे, ठीक है ना। मतलब कि जो भी है जम्मू कश्मीर के जो राज्य के विधानमंडल के जो भी विषय के संबंध में जो स्थायी रूप से जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अलग से अधिकार दिया गया है जिसको लोग विशेष अधिकार कहते हैं। तो विशेष अधिकार प्रदान किया गया है, शक्ति प्रदान किया गया है। पहला कि राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में उनका
और दूसरा है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन से संबंध, वहाँ का जो अचल संपत्ति है उसके अर्जन के संबंध में विशेष अधिकार दिया गया है। राज्य में जो है स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में उसको क्या किया गया, विशेष अधिकार दिया गया है। छात्रवृत्ति अथवा इसी प्रकार की सहायता करो राज्य सरकार प्रदान करेगा, ऐसा विशेष अधिकार वहाँ पे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही आता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 से 22 में जो रहता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक चलेंगे, तो परमादेश ये सब भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अनुच्छेद 25, 26, 28 तक जो भी है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम, और यहाँ तक हम लोग के इसको क्या कर लेंगे, तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार हमारा कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे तरह से। इसको पढ़ने के लिए हमको एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब क्लास में।